इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड बाय, क्या क्या लगा हो, विद, टुगेदर विद, along with, besides, as well as, with, together with, along with, besides, together with, as well as, besides, then subject agrees with first, मतलब जो verb agree करती है, then verb agrees with first subject, then verb agrees with first subject. ठीक है, तो जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा, राम with his friends is going to market या are going to market, is क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट जुड़े दोनों विद से जुड़े, और विद से जुड़े, टुगेदर विद से जुड़े, अलोंग विद से जुड़े, टुगेदर विद, बिसाइड्स से जुड़े, है ना, एज वेल एज से जुड़े। अगर ये वाला वर्ड जोड़ रहा है तो किससे एग्री करवाना है वर्ब को, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ। यहीं से झगड़ा शुरू, यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमें सब्जेक्ट, क्योंकि वो गड़बड़ तो तभी होगी जब सब्जेक्ट हमें एक से ज्यादा दिख जाएंगे, फिर वो जुड़े हुए होंगे आपस में। तो ये कंजंक्शन का कह लीजिए कि डिनोशन। तो माने आइदर और, नाइदर नॉर। आइदर और देगा चॉइस, दोनों में कोई एक, नाइदर नॉर कहेगा दोनों में कोई नहीं। और इसमें भी दो कंडीशंस, फर्स्ट सब्जेक्ट मतलब एक ही सब्जेक्ट की दो क्वालिटीज या एक्शन, और दो सब्जेक्ट अलग अलग उनकी सिंगल क्वालिटी या एक्शन। जैसे हमने अभी किया एग्जांपल, राम इज आइदर क्रेजी और क्लेवर, तो नेगेटिव बनाना होगा तो राम इज नाइदर क्रेजी नॉट क्लेवर। नहीं बोलेगा कोई भी नहीं है, और आइदर बोलेगा दोनों में कोई एक चीज है। वैसे ही अगर दो सब्जेक्ट हैं, जैसे आइदर राम और श्याम इज क्रेजी, तो दो सब्जेक्ट अलग हो गए, उनकी क्वालिटी सिंगल हो गई। या वो कोई काम कर रहे हैं, सपोज उन्होंने पढ़ाई करनी है, तो आइदर राम और श्याम इज स्टडिंग। आइदर राम और श्याम इज हमने जो वर्ब लगानी, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। इन केस देन दे आर टू सब्जेक्ट्स कंबाइंड बाय इज। एंड नाइदर बना देंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई भी। ना तो राम पढ़ रहा है ना श्याम, नाइदर राम नॉर श्याम इज स्टडिंग, ये वाला था। और उसके बाद हमने बात की ऐसे इसी में कि जैसे हमारे ये जो आइदर और नीदर नॉर हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो हैं, जब ये कंजंक्शन दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे आपस में, तो हम वर्ब को एग्री कराएंगे सेकंड सब्जेक्ट के साथ, सेकंड सब्जेक्ट के साथ। लेकिन अगर सब्जेक्ट्स दो सिंगुलर जुड़ रहे हैं विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, ऐसे वर्ड्स के साथ, तो हम करवाएंगे फर्स्ट सब्जेक्ट से एग्री वर्ब को, जैसे ये एग्जांपल लिखा था। ठीक हो जाएगा बात। फिलहाल ये आगे चलें अब। नेक्स्ट वी हैव फ्यू मोर कंजंक्शंस। एज इफ वाला तो शायद मैंने करवाया है आपको पहले, एज इफ वाला नहीं याद रहा होगा, चलो देख लो फिर, कोई बात नहीं। एज इफ वाले में देख लो। एज इफ करेगा क्या, एज इफ वाली क्लॉज में, या इसका दूसरा इक्विवेलेंट होता है एज दो। दो का सेम ही भाव है। अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो, जैसे शी टॉक्स, वह बोलती है, एज इफ जैसे कि, और यहां हमने इमेजिनरी चीज देनी है, जैसे कि वह हो, तो हम इसको लिखेंगे वर के साथ, एज इफ शी वर अ क्वीन। हिंदी में वाक्य बन गया, वह ऐसे बोलती है जैसे रानी हो गई। शी टॉक्स एज इफ शी वर अ क्वीन। वह ऐसे हंसता है जैसे रावण हो। ही laughs as if की जगह और क्या लगा सकते हैं, as though. He laughs as though he were रावण। ये इमेजिनेशन में बोल रहा हूं, जैसे कि रावण हो, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं।
ठीक है जी। अब यही चीज अगर पास्ट में हो, ये ध्यान रखना, यहां पे सब्जेक्ट का कोई झगड़ा नहीं है, सबके साथ क्या लगा रहा हूं, वर, क्योंकि इमेजिनरी डायलॉग। सेकेंडली, अगर यहां पास्ट है तो यहां पास्ट है, जैसे वो ऐसे हंसा, ही लाफ्ड, अब लाफ्स नहीं, ही लाफ्ड, फिर से एज इफ या एज दो, अब वर नहीं, एज इफ ही हैड बीन मैड, ऐसे हंसा जैसे पागल हो, पास्ट में चले गए। तो जो ये हमारी इसको कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि एज दो या एज इफ कंजंक्शन के साथ चल रही है। सो दिस क्लॉज विल फर्दर मूव इनटू पास्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, इसलिए वो हैड बीन के साथ स्टेटस बताए। ठीक है जी। यहां पे अगर टेंस लगाना हो तो लगेगा पास्ट इंडेफिनिट, यहां वाले में टेंस लगाना होगा तो लगेगा पास्ट परफेक्ट, मतलब एक्शन करवाना हो कोई। ठीक हो जाएगा। ये सिंपल सा, मैंने पहले भी एक बार आपको बताया, शायद आप भूल गए हो। ठीक है, एक हमारे अब कुछ एक कंजंक्शन और है, इसमें मोटे मोटे तो करवा ही दिए मैंने, काम चल ही पड़ेगा। दो और है, उनको लिख लें, ऐसे लिख लें। इसमें है एज लॉन्ग एज एंड सो लॉन्ग एज। फिर कुछ और पॉइंट्स करके कंजंक्शन वाला मुद्दा खत्म कर देंगे। as long as and so long as, as long as so long as। तो इसमें पहला पॉइंट ये है, both denote time during which an action takes place। दोनों एक ही चीज डिनोट करते हैं, टाइम ड्यूरिंग विच एन एक्शन और इवेंट टेक्स प्लेस। डिफरेंस क्या है? एज लॉन्ग एज इज ऑलवेज अफर्मेटिव, मतलब सेंस इसकी कैसी है? एज लॉन्ग एज इज अफर्मेटिव इन इट्स सेंस। हिंदी में सिंपल ही अर्थ है, जब तक, मतलब जब तक वो काम हो रहा है ना, कि जब तक तुम पढ़ते रहते हो जिंदगी अच्छी चलती है, जब तक माता पिता हैं तुम राजा हो जिंदगी में, ऐसी इस तरह की सेंस, जब तक, उस सेंस में। तो एज लॉन्ग एज गिव्स अ अफर्मेटिव सेंस, बट सो लॉन्ग एज क्या है? ये दोनों दे सकता है, अफर्मेटिव भी और नेगेटिव। ये इनका बुनियादी फर्क है। नेगेटिव का क्या मतलब है? जैसे नहीं वाला वाक्य बोलना है, अगर जैसे मैंने ये कहना है कि जब तक वो मुझे छेड़ेगा नहीं मैं उसको नहीं पीटूंगा, तो फिर एज लॉन्ग एज की जगह हम यूज करेंगे सो लॉन्ग एज, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू से समथिंग, नेगेटिव सेंटेंस बोल रहा हूं, उसमें नेगेशन का भाव है, तब ये सो लॉन्ग, अदरवाइज एज लॉन्ग एज। हालांकि सो लॉन्ग एज कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव के लिए तो दो हो गए हमारे पास वैसे, बट नेगेटिव अगर बोलना चाह रहे हैं कहीं तो वी विल यूज so long as, not as long as। ये बेसिक फर्क है। मोटे तौर पे भाव वही है, जब तक। कंजंक्शन बता रहा है जब तक, मतलब उस ड्यूरेशन तक, उस वक्त तक। अच्छा जी, अब कुछ एक काम की बातें मुझे और मिली हैं। पहला वर्ड लिखो अनलेस। तो अनलेस का साधारण अर्थ है इफ नॉट। तो इसका मतलब क्या हो गया? जहां अनलेस लगा है वहां नॉट अपने आप में नहीं आना। जैसे लेस्ट के साथ हमने नहीं लगाया था ना, वैसे अनलेस माने नॉट नहीं लगेगा। जैसे वाक्य लगा दो, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। ये सही वाक्य है। गलत कब हो जाएगा? अगर मैं ये बोलूं अनलेस यू डू नॉट, तो डू नॉट का इस्तेमाल अनलेस में नहीं करना। क्यों? क्योंकि अनलेस का ऑटोमेटिक अर्थ क्या है? अगर नहीं, तो नहीं का भाव अनलेस में ही है ना। तो हम सीधे कह सकते हैं यू कैन नॉट पास, क्योंकि ये वो वाले ना आपस में स्विच कर लेते हैं क्लॉजेस। यहां से भी शुरू कर सकते हैं, यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, कैसे भी बोला जा सकता है। नो,
अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, अनलेस ऑटोमेटिकली मीन्स इफ नॉट, पहला। दूसरा until and till, until and till, दोनों की सेंस यही होती है। until and till up to the time when, मतलब हम कब तक, उस सेंस में, जब तक, till। तो इसमें यूज कर लें until जो है वो मोस्टली इनिशियल पोजीशन में यूज होगा, मतलब वाक्य के शुरुआत में यूज करना है तो क्या करेंगे, यूज until। और अगर लास्ट वाले हिस्से में आ रहा है कहीं तो यूज करेंगे till। मोटे तौर पे अर्थ सेम ही है, तक। जैसे मैंने पहले बोला, जब तक तुम, until you pay me back I shall not talk to you, until you वो पहले बोल दिया, I shall not talk to you till you pay me back, मतलब until और until शुरुआत के लिए इस्तेमाल कर दे, मोटा अर्थ दोनों का सेम ही है, तक या जब तक, उस सेंस में, मतलब सम पॉइंट ऑफ टाइम ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट लीजिए इंपॉर्टेंट चीज, इसी में ऐड कर दे, कंबाइन कर रहा हूं अब, बिफोर, इफ, अनटिल, अनलेस, वाइल, व्हेन, ये सारे, बिफोर, if, until, unless, while, when, before, if, until, unless, while, when, these are all temporal conjunctions, टाइम बताते हैं। और नॉर्मली फ्यूचर वर्ब, या ऐसा कह लीजिए, दे आर नॉट फॉलोड बाय अ वर्ब इन फ्यूचर टेंस, ये लाइन लिख दो पहले, दे आर नॉट फॉलोड बाय अ वर्ब इन फ्यूचर टेंस। जैसे कि ये वाक्य 2-3 लेवल पे गलत है। पहला लेवल, जहां हमने कहा था कि प्रिंसिपल क्लॉज इफ इट इज इन फ्यूचर टेंस, तो हमारे पास इफ वाली क्लॉज इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट होनी चाहिए, तो वो भी रूल फॉलो नहीं कर रहा। सेकेंडली, जो हमने अभी लिखा कि अगर इफ कंजंक्शन है जो टाइम की सेंस दिखा रहा है, तो इट विल नॉट बी फॉलोड बाय फ्यूचर टेंस, तो सिंपल क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फ्यूचर नहीं लगा तो प्रेजेंट पास्ट की ऑप्शन बचेगी, और प्रेजेंट ही बचेगा, पास्ट भी नहीं बचेगा। तो आई विल हेल्प यू, हेल्प हिम इफ ही कम्स हियर होगा, ना कि इफ ही विल कम हियर। बोलने में हम बोल देते हैं, अगर वो यहाँ आएगा, पर लिखा जाएगा इंग्लिश में विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो हमने मोटा पहले लिख दिया, बिफोर, इफ, अनटिल, अनलेस, व्हाइल, व्हेन, ये जहां भी लगे हों इसके बाद फ्यूचर टेंस वाला वर्ब नहीं लगाना। जैसे आई शैल नॉट हेल्प यू अनलेस यू हेल्प मी, I shall not help you unless you help me. I shall not help you unless you help me. अच्छा, इसमें एक और ऐड कर लें, that is not an interrogative conjunction. ये आपको वैसे भी रूल कहां से याद हो जाएगा बेटर, जब आपने पढ़ी थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, तो हमने जहां साधारण वाक्य थे वहां दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल किया था, जहां सवाल पूछना था सिंपल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से, तो इफ कंजंक्शन लगाया था, जहां सवाल WH वर्ड से था तो वो WH वर्ड ही कंजंक्शन बन गया था, अगर ये रूल आपको याद हो तो मतलब दैट इज नॉट यूज एन इंटरोगेटिव। मतलब मैं ऐसा नहीं पूछूंगा आई डोंट नो दैट इफ, दोनों इकट्ठे नहीं लगेंगे, आई डोंट नो इफ अगर सवाल ही पूछना है आगे, तो दैट इज सिंपल कंजंक्शन नॉट इंटरोगेटिव। फर्दर एक और चीज लिखें, जरूरी है, इसमें हमने एक रादर दैन वाली आपको बताया था, रादर के साथ भी दैन एक इसके साथ और लग जाता है, दिस इज नो अदर या नन अदर,
इसमें भी देन, इसमें भी देन, और रादर के साथ भी किसका कॉम्बिनेशन है? देन का। जैसे पैसे मांगने से मर जाना बेहतर है, सो आई विल रादर डाई, मैं मर जाऊंगा, देन बेग फॉर मनी, पैसा मांगने के बजाय मर जाऊंगा। तो दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं कि कौन सी चीज ज्यादा प्रेफरेबल। फिर इसमें ये देखिएगा आप कि नॉट या नेवर लग जाएंगे ना कहीं, तो उसके साथ फिर नॉर की ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि नॉर की सेंस भी नेगेटिव है। अगर मान लो नॉट ऑलरेडी लगा रहा हूं वाक्य में, नेवर लगा रहा हूं, तो इसके साथ फिर नॉर नहीं लगाए, डबल नेगेटिव नहीं करना। मतलब अच्छा, आई डू नॉट नेवर टॉक, ऐसा थोड़ी होगा, आई डू नॉट टॉक या आई नेवर टॉक, ठीक है जी। आई डू नॉट नेवर टॉक नॉर क्राई, ये वाली चीज कंस्ट्रक्शन अवॉइड करते हैं। दिस इज नॉट स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन। नॉट या नेवर के साथ फर्दर नॉर नहीं लगाना। ये नॉर कहां जाएगा? नॉट मोटे तौर पे या तो पोएटिक एक्सप्रेशंस में होता है यूज, या नाइदर के साथ कॉम्बिनेशन में नॉर, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, और अगर अकेला और हो, या आप इसको भी यूज करते हो काफी, अकेला और, तो ये ऑल्टरनेट बताता है, ये है ना, आई नो मोहन और सोहन, ऑल्टरनेट बताया। और ये क्या कर सकता है? ये वर्डिक्ट भी दे सकता है। जैसे आप किसी को ऑप्शन दे रहे हो, करो या मरो, डू और डाई, है ना, तो इस सेंस में वर्डिक्ट देता है। देन फिर तुम्हें क्या चाहिए जिंदगी में? लग लाइक मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट डू यू वैल्यू मोस्ट, एजुकेशन और मैरिज? व्हाट डू यू वैल्यू मोस्ट, एजुकेशन और मैरिज? तो चॉइस पूछ रहा हूं आपसे, तो इस सेंस में और का इस्तेमाल कर सकते हैं, खाली और, ठीक है। नॉर अकेला बड़ा कम यूज होता है, बहुत कम। नॉर जाएगा कहां? नाइदर के साथ मोस्टली, या पोइटिक एक्सप्रेशन में नॉर लग जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं लग सकता, लग सकता है, पर थोड़ा यूनिक बनाना पड़ता है एक्सप्रेशन, नॉर्मली यूज नहीं होता। फिर इसमें लगभग हो गया ये। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूरी है आपको जानना, ये वाला ओनली। ओनली जब कंजंक्शन होता है ना, तो इसका मतलब होता है एक्सेप्ट दैट, इसके अलावा। बट दूसरा अर्थ, तीसरा अर्थ है इसमें वर इट नॉट। बाकी एग्जाम्पल कराता हूं तभी पता चलेगा क्या बोलना चाह रहा हूं। वर इट नॉट, अब एग्जाम्पल लिख लो। A very pretty girl, a very pretty girl only she staggers a little, या sways a little कर दो, कि बहुत सुंदर लड़की बस थोड़ी लड़खड़ा के चलती है। तो जब ओनली हमने लगाया, वो कंजंक्शन है, तो उसमें वो एक तरह से बट का भाव पैदा कर देता है, मतलब विरोधी चीजों को कंबाइन करने की कोशिश, इस सेंस में। अ वेरी प्रिटी गर्ल ओनली शी स्वेज अ लिटल या स्टैगर्स अ लिटल, STAGGERS, स्टैगर्स अ लिटल। द नाइट इज प्लेजेंट only much dark, या ओनली डार्कर, चीज है तो बड़ी सुहावनी पर अंधेरी है, उस सेंस में, बट की सेंस में, परंतु की सेंस में भी लग रहा है। फिर इसके अलावा आई वुड गो विद यू
आई वुड गो विद यू ओनली आई हैव नो मनी। I would go with you only I have no money। कि तुम्हारे साथ जाता बस मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये 3 सेंस में ओनली का इस्तेमाल एज अ कंजंक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट अभी हो ही गया लगभग ये, आई थिंक। बाकी ये बिकॉज और सो दैट है, तो मेरी समझ में तो आपको आता होगा। बिकॉज का मतलब है जब हम कारण बताते हैं, क्योंकि, और सो दैट बताता है रीजन या उसका पर्पस बता देगा। जैसे सो दैट आई एम इल सो दैट आई कैन नॉट कम टू कॉलेज, है ना। सो दैट, सो आई कैन नॉट कम, सो दैट मतलब उसका वो फर्दर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा है, और बिकॉज उसका कारण बता रहा है, कॉज या रीजन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ एक कर लेते हैं अभी साथ साथ। टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दो सिंगल नाउन या कह लीजिए दो सिंगल सब्जेक्ट्स किसके द्वारा जुड़ गए? एंड के साथ। किसके द्वारा जुड़ गए? एंड के साथ। जब भी एंड के साथ जुड़ेंगे तो प्लूरल बन जाएगा। राम एंड श्याम, सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स, प्लूरल ही बनेगा ना। तो साधारण अर्थों में दे विल ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। ये बिल्कुल सिंपल बात बोल रहा हूं, कोई बड़ा टफ कुछ भी नहीं है इसमें। राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, ऑल दीज व्हेन दे आर कंबाइंड टुगेदर, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, दे टेक प्लूरल वर्ब, ऑब्वियस है। फिर इसमें ऐड किया हमने सेकंड, बट इफ दे रेफर टू समथिंग, some singular entity, although combined by and, but they refer to singular entity। जैसे मैं कहूं राइस एंड कड़ी इज वेरी फेमस इन नॉर्थ इंडिया, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा राइस एंड कड़ी आर। अगर राइस एंड कड़ी आर बोला तो मतलब राइस अलग से बोल रहा हूं, कड़ी अलग से बोल रहा हूं, है ना जी। राइस एंड कड़ी जब मैंने सिंगल डिश की तरह उनको प्रेजेंट किया, सिंगल क्यूजीन की तरह कि मिला के खाते हैं, तो एक आइटम बन गई। देन हम वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर, चाहे उसमें एंड लगा भी है फिर, पर हम उसमें सिंगुलर यूज करेंगे। इसके अलावा आपको याद होगा ऐसे नाउन्स जो दिखते प्लूरल हैं पर हैं सिंगुलर, न्यूज, समझे? कुछ याद है आपको? लिस्ट की थी एक, तो उनके साथ भी अप्रोप्रिएटली वर्ब लगानी है। वो 10 कैटेगरीज हैं, अलग अलग से की थी हमने, जो जिस कैटेगरी में फॉल करता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब। मैथमेटिक्स इज, पॉलिटिक्स इज, न्यूज इज, सिंगुलर है ना, ऐसे। फिर इसके अलावा हमने वो भी किया था, नेक्स्ट आप इसमें लिख ही लो, एक रूल ये हो गया ना, राइस एंड करी हो गया। देन आप रूल लिखो, वो मैंने इकट्ठे लगा दिए वैसे आपको। अभी देखो मैंने क्या क्या लिखाया। हाँ, मैंने लिखवाया एज वेल एज, मैंने लिखवाया आपको विद, टुगेदर विद, वो सारे अरे किया अभी, है ना। इसमें एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, और अलोंग विद, ये सारे कर दिए ना। बिसाइड्स भी कर दिया। इन सभी केसेस में वर्ब एग्री करवानी फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ, वर्ब एग्री करवानी फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ, मतलब कि एंड की जगह पे लगा होगा विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, ये सारे लगे होंगे, तो वर्ब एग्री कराएंगे फर्स्ट के साथ। ये हो गया रूल। अब देखो सेकंड कहां कहां एग्री कराना है, तो हमने क्या क्या लिखा, सेकंड कहां कहां एग्री कराना है? नॉट ओनली बट ऑल्सो में, हाँ जी, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नीदर नॉर। इसमें ध्यान देना भाई, सिंपल और भी लगा हो ना तब भी सेकंड सब्जेक्ट, ये भी ऐड कर लो। सिंपल और भी लगा हो तब भी सेकंड सब्जेक्ट। सिंपल और भी लगा हो तब भी सेकंड सब्जेक्ट। नॉट ओनली बट ऑल्सो तो था ही था, आइदर और, नीदर नॉर था ही था। हाँ, सेकंड सब्जेक्ट। फिर एक और ऐड करो, इसमें लिखो, इंपॉर्टेंट है, नाइदर
आइदर, एवरी, ईच, एवरीवन एंड मेनी ए। क्या बोला? नाइदर, आइदर, एवरी, ईच, एवरीवन एंड मेनी ए। मैनी के साथ ए या एन दोनों आ सकते हैं। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं एक बार आपसे कि ये यूनिक पीस है, उधर किया था नीचे वाली क्लास में डिस्कस। मैनी ए या मैनी एन दिखता सिंगुलर है पर प्लूरल दिखाता है। जैसे मैनी अ चाइल्ड, चिल्ड्रन नहीं बोलूंगा, मैनी चिल्ड्रन लग गए, मैनी अ चाइल्ड। याद करो ये किया हुआ है हमने, जब हमने शायद वो किए थे डिटर्मिनर में किया था, तो उसको भी साथ में लिस्ट कर दिया। क्या क्या किया? आइदर, नाइदर, एवरी, ईच, एवरीवन एंड मेनी ए। क्या याद रखना है? हमेशा लेंगे सिंगुलर वर्ब, ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, खास करके तब जब ये वाक्य के शुरू में दिख जाए। कहां दिख जाए? वाक्य के शुरू में। आइदर और नहीं बोला, ये ध्यान रखना, ओनली आइदर बोला, नाइदर, एवरीवन, एवरी, ईच। ये पहले भी किया डिटर्मिनर में या कहीं और भी आई यही बात घुमा के, अरे दोबारा से रिपीट हो गई। मैनी ए उधर भी ऐसे किया था, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर उसके साथ लेंगे ये प्रोनाउन। अरे जब नाउन सिंगुलर तो उसका प्रोनाउन भी सिंगुलर ही आया। फिर एक आपको याद होगा, ज्यूरी, कमेटी, पंचायत, जब डिसीजन लेते हैं एक मत से तो सिंगुलर हो जाते हैं, जब मिलकर डिसीजन ले लेकिन डिवाइडेड डिसीजन है तो फिर प्लूरल हो जाते हैं। वो भी तो आएगा ना यहाँ। अरे समझे? तो ऐसा उसमें लिखते हैं, कलेक्टिव नाउन्स व्हेन बिहेव एज सिंगल एंटिटी बिकम सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन्स व्हेन बिहेव sort of when they are not unanimous, when they are divided, then they behave as plurals। है कुछ याद ऐसा? लिखा हुआ है हमने ये पहले का। अच्छा फिर इसमें एक और ऐड करो। अच्छा वो जो लिखे ना अभी हमने विद, टुगेदर विद वगैरह, उसमें और ऐड करो वर्ड नो लेस देन, इन एडिशन टू। नो लेस देन, इन एडिशन टू, जहां लिखा आपने विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, वहीं पे नो लेस देन और इन एडिशन टू, ये भी उसी का पार्ट है जहां विद, टुगेदर विद वगैरह लिखे। इसमें भी फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करानी वो। अजय बन जाएगी बात, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करानी वो। दो बातें और बची। नंबर 1 लिख ले, व्हेन प्लूरल नाउन denoting quantity or amount, when plural noun denoting quantity or amount जैसे क्या? क्वांटिटी अमाउंट कैसे होता है? जैसे लेंथ है, हाइट है, वेट है, किलोमीटर लिखने हैं, ग्राम लिखना है, उस सेंस में। When plural noun denoting some quantity or amount is considered as a whole, जब उसको इकट्ठे ट्रीट करेंगे तब वो सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे मैंने सिंपल कहना है कि 5,000 रुपए बड़ी रकम होती है। देखो हिंदी में भी क्या बोल रहा हूं, 5,000 रुपए बड़ी रकम होती है, सिंगुलर। 5,000 नहीं देखा, 5,000 नहीं, क्योंकि हम उसको टोटलिटी में कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे 5,000 रुपीज इज, बेशक प्लूरल दिख रहा है बट पूरे को ट्रीट किया हमने एज अ सिंगल यूनिट। सो 5,000 रुपीज इज अ बिग सम। लिख दो ये सेंटेंस, 5,000 रुपीज इज अ बिग सम। 100 मील का डिस्टेंस आजकल कुछ नहीं होता है ना, तो 100 मील, हालांकि वो प्लूरल है, तो उसकी वो जो एक्सप्रेशन है, बट उसकी ओवरऑल सेंस हम उसको ले रहे हैं एज ए सिंगल यूनिट, तो हम कह सकते हैं 100 माइल्स इज नथिंग दीज डेज। 100 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस दीज डेज, ऐसा कर दो। ठीक है जी। और एक इसमें लास्ट ही चीज समझो कि अगर जैसे मैंने ऐसे लिखा है,
जैसे इस वाले सेंटेंस में, तो इनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। हु है, दैट है, विच है, रिलेट करता है। किसके साथ रिलेट कर रहा है? पिछले वाले के साथ। अब क्योंकि पीछे सिंगुलर है इसलिए इसने हु के साथ भी सिंगुलर वर्ब लगाई। अगर यहां प्लूरल होता चिल्ड्रन तो हु ही लगता, मतलब पर्सन के लिए लगता है हु, लेकिन ये वाली वर्ब करनी पड़ती हमें प्लूरल। क्यों? क्योंकि इट डिनोट्स, मतलब ये लिंक किसको कर रहा है प्रोनाउन, वो लिंक देखना है। अगर वो वाला नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, ये वाला नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। एक इस सेंस में इसमें लिखा यह है कि सब्जेक्ट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, वर्ब एग्रीज नंबर एंड पर्सन विद द नाउन और प्रोनाउन टू विच इट रिलेट्स। मतलब अगर ये वाला हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन दिख रहा है, चाहे ये हु है, इसकी जगह दैट हो सकता है, इसकी जगह विच हो सकता है। विच और दैट पर्सन के लिए, सॉरी विच पर्सन के लिए भी लग जाएगा, दैट पर्सन के लिए लग जाएगा। दैट नॉर्मली हम वस्तुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर्सन के लिए क्या यूज करना है सबसे ज्यादा? हु, सबसे कॉमन जो पर्सन के लिए यूज करना हु। और ये देख लेना कि इस पर्सन के साथ रिलेट कर रहा है। अगर सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ तो प्लूरल वर्ब। ये इसकी सेंस है।